नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। आज के राग बिहारी के शो में हम बात करेंगे कि क्या मुकेश सहनी एनडीए ज्वाइन करेंगे, और अगर मुकेश सहनी एनडीए ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद क्या बिहार की पॉलिटिक्स में बदलने वाला है, क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। आज पटना में महागठबंधन की बैठक भी है और तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता पहुंचे, लेकिन मुकेश सहनी पटना में फिलहाल नहीं है, ऐसा पता चल रहा है। दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि तेज प्रताप यादव पीले रंग की टोपी पहन रहे हैं, तो टोपी के साथ क्या उनका मिजाज आरजेडी का खेल बिगाड़ने का बन गया है, इस पर भी बात करेंगे। वो आरजेडी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ ही तीसरा जो सवाल होगा आज का वो ये होगा कि प्रशांत किशोर अब दिलीप जायसवाल के बाद सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर कुछ खुलासा करने वाली बात कर रहे हैं, तो क्या वो प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी को फंसाएंगे और क्या वो उनका मतलब कि नुकसान कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं पंकज कुमार सर। पहला सवाल यही है कि मुकेश सहनी काफ़ी दिन से जो बातें चल रही थी और अब वो खुलेआम 60 सीटें मांग रहे हैं, 60 सीटों को कैसे पूरा करेंगे आरजेडी वाले, ये एक बड़ा सवाल है। डिप्टी सीएम भी उनको बनना है, ये दूसरा बड़ा सवाल है, और आज बैठक है और वो दिल्ली में है। अंकित, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से मैं इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बोलता रहा हूं कि मुकेश सहनी ऐन वक्त पर किधर जाएंगे, इसको लेकर के आरजेडी के बड़े नेताओं में भी असमंजस की स्थिति है। और बड़ी बात इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी भले ही कहते रहे हों कि हम आरजेडी के साथ हैं, हम महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी विश्वसनीयता को लेकर के जब भी मैं आरजेडी के बड़े नेताओं से बात करता था, उनका यह कहना होता था कि मुकेश सहनी को लेकर के हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है। जबकि मुकेश सहनी बहुत कॉन्फिडेंटली मीडिया में आकर के पब्लिक के बीच कहते थे तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है और खुद उप मुख्यमंत्री बनना है। अब देखिए, तेजस्वी यादव सीएम होंगे ये तो तय है अगर महागठबंधन जीतती है तो, पर वो उप मुख्यमंत्री होंगे ये इस बात को ले इंडोर्स तेजस्वी यादव तो कर नहीं रहे हैं या कोई और नेता तो कर नहीं रहा है। अब चुनाव पास आ रहा है और चुनाव पास आ रहा है तो 5 बैठकें भी हो चुकी हैं। अब समझिए 5 बैठक हो चुकी हैं और 5 बैठक में निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सका है। हाँ ठीक है, एक जॉइंट साझा मैनिफेस्टो होगा, चलिए वो सही बात है, एनडीए को ऐसे घेरा जाएगा वो सही बात है, पर सीटें किसको कितनी मिलेंगी। अब सोचिए अगर कल मुकेश सहनी ये ट्वीट करें कि हमें 60 सीट चाहिए, इसका मतलब क्या है। अगर 60 सीट पर मुकेश सहनी ही लड़ेंगे, 70 पे कांग्रेस ही लड़ेगी, 50 पे CPI-ML ही लड़ेगी, तो 70, 60, 130, 50, 180 और उसके बाद लेफ्ट की पार्टीज लड़ेंगी। फिर उसमें चर्चा ये भी है कि पान पार्टी भी शामिल होने जा रही है, तो फिर आरजेडी कितने पे लड़ेगी, बड़ा सवाल ये है। और मेरी जानकारी में आरजेडी 144 से कम सीटों पर नहीं भी है उधर। और अब आप ये समझिए पशुपति पारस भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों के बीच में अगर मुकेश सहनी फिर कहें कि हमारी पार्टी 60 सीट की हकदार है, और दूसरी बात अगर वो कहें कि हम किसी अति पिछड़े का बेटा उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि अति पिछड़े की संख्या 36% से ज्यादा है, तो उसका मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि मुकेश सहनी कुछ तो बड़ा मैसेज दे रहा है। और मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि मुकेश सहनी एनडीए से लगातार टच में, एनडीए से उनकी बात बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, ये बात आप जान लीजिए। आज मुकेश सहनी दिल्ली में है और दिल्ली में वो लोगों से मिल रहे हैं, कल ही वो आए थे, और लोगों से मिलना फिर अपनी बातों को रखना क्या इंडिकेट करता है। कह करके तो ये आए थे कि किसी कॉन्क्लेव में जा रहे हैं, पर लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है, मीडिया वालों से भी मुलाकात हो रही है। ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि जिस बात का संशय मुकेश सहनी पर किया जा रहा था वो बात लगभग पूरा होता हुआ दिख रहा है। मतलब मुकेश सहनी महागठबंधन में नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा होंगे। वैसे औपचारिक तौर पर हमने उनसे बात भी की, उन्होंने कहा नहीं ये बात बिल्कुल गलत है, जब तक हमें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा तब तक हम एनडीए में नहीं जाएंगे, और इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि नेता अक्सर इस तरह की बात करते हैं जब तक औपचारिक तौर पर कोई बात पर या कोई डील पर सिग्नेचर ना हो जाए, मोहर ना लग जाए। तो
तो इसलिए मैं आपसे यह बता सकता हूं कि मुकेश सहनी महागठबंधन का 100% हिस्सा है। ये 100% गारंटी आरजेडी वाले भी नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले भी नहीं दे रहे। और जहां तक सवाल है, आप मुकेश सहनी से पूछेंगे तो वो कहेंगे मैं मोदी जी को भगवान मान लूंगा अगर हमारी जाति को, बिरादरी को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर लिया गया तो। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी ने एक विंडो तो खोला हुआ है ना। और दूसरा सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 60 सीटों पर अड़े हुए हैं, मतलब साफ है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 60 सीट देने का सवाल ही नहीं है, 10, 12, 15 मैक्सिमम, उससे ज्यादा कहां से आरजेडी उनको सीट देगी। इसलिए मुझे इसकी भी संभावना कम दिखाई जा रही है। कई बार आप बातचीत में बहुत रियलिस्टिक होते हैं और जब तक आप रियलिस्टिक नहीं होते तब तक लगता है कि बातें हवाई हो रही हैं। अब सवाल यह उठता है कि एक तरफ मुकेश सहनी एनडीए छोड़ सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है? दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि पान पार्टी की एंट्री हो रही है। अब पान पार्टी भी देखिए बड़ी पार्टी है, उसके समर्थक बहुत हैं, गांधी मैदान पूरा भर गया था और उसके बाद से आईपी गुप्ता बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, उनसे भी एनडीए बात कर रही है, पर महागठबंधन से बात उनकी आगे बढ़ चुकी है। मुझे लगता है मुकेश सहनी इधर उधर फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, यह शंका आरजेडी के नेताओं में बहुत पहले से थी। इसलिए आरजेडी के नेताओं ने संपर्क साधा हुआ था किससे? आईपी गुप्ता से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की बातें चल रही हैं जी, निश्चित तौर पर मुकेश सहनी का अगर रंग बदल जाए तो हैरान मत होइएगा, यही मैं कह रहा हूं, और किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। मुकेश सहनी बेहतर डील करने में लगे हुए हैं, जिधर उनको बेहतर डील मिलेगा उधर जाएंगे। वो कोई महागठबंधन का अटूट हिस्सा नहीं है, वो लेफ्ट और कांग्रेस की तरह महागठबंधन का अटूट हिस्सा नहीं है, वो आरजेडी नहीं है, वो कांग्रेस नहीं है, वो लेफ्ट नहीं है। मुकेश सहनी वो नेता हैं और उनकी वो पार्टी है जिन्हें जहां बेहतर डील मिलेगी उधर वो जाएंगे। और दरअसल उनकी मंशा क्या है? वो अति पिछड़ों के नेता के तौर पर उभरना चाहते हैं, यही प्रयास तो वो कर रहे हैं ना, और उसमें वो लगातार प्रयासरत हैं। आप देख लीजिए 2014 से ही वो प्रयास कर रहे हैं। एक इसी से जुड़ा सवाल और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पप्पू यादव चिराग पासवान पे कुछ बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर को अब उनको अपना चेहरा बना देना चाहिए, ये वो, और उसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ के कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो कि जिधर रहते हैं उधर परेशान ही करते हैं, मतलब ये करते हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को परेशान कर रहे हैं। वो बोले कि हमारे गठबंधन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 सीट भी पाए तो उनको मंत्री पद चाहिए और परेशान करना चाहते हैं। ये इशारा कहीं मुकेश सहनी की तरफ ही तो नहीं था? देखिए, ये इशारा ये बात आप जान लीजिए पप्पू यादव क्या कहते हैं, क्योंकि पप्पू यादव को महागठबंधन का हिस्सा मान कौन रहा है? आरजेडी तो नहीं मान रही, मतलब मुकेश सहनी कांग्रेस की आरजेडी तो नहीं मान रही है। और बात आप ये जान लीजिए कि जब आरजेडी मेन घटक दल है मान नहीं रही है, आरजेडी का जब दबाव कांग्रेस पर होता है तो कांग्रेस भी उनसे करनी काट लेती है। पप्पू यादव अपने आप में एक पार्टी है। सवाल यह है, वो कहते हैं मैं कांग्रेस के साथ हूं, लेकिन राहुल जब पटना पहुंचते हैं तो उनको बुलाते नहीं हैं। अहमदाबाद जाते हैं तो पप्पू यादव को बुला लेते हैं। पप्पू यादव स्वच्छंद हैं, जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जितनी भी पार्टी है, चाहे आप लगा लीजिए चिराग पासवान की पार्टी है, ठीक है, वो लॉयल है मोदी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, लेकिन उनको भी बेहतर डील नहीं मिलेगा तो बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें माना जाता है कि नहीं, उनको मना लिया जाएगा। पर मुकेश सहनी के बारे में तो कई उदाहरण हैं। आप देख लीजिए पिछले चुनाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जॉइंट मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा था, सीटों की बात हो रही थी, उसके बाद जब सीटों की बात हो रही थी उस दरमियान उन्होंने ये बात कही, महागठबंधन छोड़ी, और उन्होंने सीधा तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि कैसे मेरे साथ बैक स्टैबिंग किया गया। तो आप अगर इस तरह की बात करते हैं तो एक बात बहुत समझ में आ जाता है कि मुकेश सहनी हैज गॉट फ्रेंड्स इन ऑल द पार्टीज, ये बात आप जान लीजिए। और मुकेश सहनी के पास लोग मानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मुकेश सहनी तो बहुत क्लेम करते हैं, पर
लोग ऐसा मानते हैं, अलग अलग दलों में आप बात करें, कि मुकेश सहनी के पास भी 4% वोट है। मैं कई बड़े नेताओं से सुन चुका हूं। अब 4% भी वोट है, ऐसे मुकेश सहनी क्लेम करते हैं 8%, 14%, उनके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं 26%, कभी 36%, जो मन होता है कहते हैं। पर ये 4% भी बड़ा चंक है ना, इसलिए मुकेश सहनी को एनडीए भी लेना चाहेगी, पर किस शर्त पर लेना चाहेगी? चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आएगा पर्दा उठना शुरू हो। बिल्कुल। एक चर्चा है, प्रशांत किशोर लगातार चर्चे में है और दिलीप जायसवाल पे खूब आक्रामक हुए, लेकिन अब अचानक से सम्राट चौधरी पर अटैक कर रहे हैं और मंगल पांडे का नाम ले रहे हैं। सम्राट चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रशांत किशोर मेरे भाई हैं, और प्रशांत किशोर खुलेआम माइक पर बोल रहे हैं मीडिया में कि भाई, हमको स्पेशली टारगेट किया कि एक इंटरव्यू में हमको भाई कहा, लेकिन मैं भाई वाई नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, और उन पर भी खुलासा करने वाला हूं। क्या, क्यों इतना आक्रामक है ये? देखिए, प्रशांत किशोर आक्रामक राजनीति तो कर रहा है, वो विपक्ष में है नहीं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में पर्सनल टारगेटिंग टाइप। हाँ, विपक्ष की भूमिका में है, कई नेताओं को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। पर सवाल यह है कि दिलीप जायसवाल को तो उन्होंने कॉर्नर कर दिया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी के भीतर भी उनके डिफेंस में कोई आता नहीं है, ये बात आप जान लीजिए, जबकि पार्टी के अध्यक्ष हैं। केवल इतना बस कह देना कि सारे आरोप निराधार हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अब प्रशांत किशोर टारगेट किनको कर रहे हैं? तो सम्राट चौधरी को। मैं कहूंगा प्रशांत किशोर टारगेट करें सम्राट चौधरी को, लेकिन उन तमाम बातों को सिद्ध करें जो उन्होंने दिलीप जायसवाल के लिए कहा था। उन तमाम बातों को सबके सामने रखें जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 50 से ज्यादा नेता और ब्यूरोक्रेट ने दिलीप जायसवाल से फायदा लिया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे किसी भी दल के नेता हो। तो मैं निश्चित तौर पर यह चाहूंगा कि प्रशांत किशोर ने अगर एक मुद्दे को छुआ है तो उसकी गहराई तक जाएं, लोगों को बताएं कि इस नेता का चरित्र वाकई कैसा है, इसका चेहरा कैसा है, इसका चाल और चलन कैसा है, और जो पार्टी चाल चलन चरित्र और चेहरे की बात करती है उस पार्टी में इनके लिए जगह कैसे बना है, हर चीज को बताना चाहिए। क्योंकि उन्होंने स्टेज पे आकर के ये बात कही है, 2 किस्त उनका बाहर आया है, 2 किस्त में उन्होंने कुछ कुछ बात कही है, लेकिन लोगों को इंतजार है उन 50 नेताओं के नाम, ब्यूरोक्रेट्स के नाम, जिनके बच्चे, परिवार के लोग दिलीप जायसवाल से लाभान्वित हुए। लोग उसका इंतजार कर रहे हैं अंकित, और जब तक वो बात एक्सपोज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। जहां तक बात है सम्राट चौधरी की, सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने हल्का टीजर तो दिया है, टीज किया है कि उनका नाम राकेश कुमार था, वो 7th फेल हो गए थे। ये आरोप प्रशांत किशोर के थे। पर सवाल यह है कौन फेल हो गया था और कौन पास हो गया था, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर इससे फर्क पड़ता तो आप ये बताइए, तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में सत्ता के मुहाने तक पहुंच चुके थे, 12,500 वोट उनको मिला था। तो और के कामराज तो 7वीं पास थे, बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या सम्राट चौधरी ने कोई करप्शन किया था? क्या सम्राट चौधरी ने कोई फ्रॉड किया था? क्या मंगल पांडे ने कोई करप्शन किया है? अगर किया है तो निश्चित तौर पर एक विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर उनका फर्ज बनता है कि सभी चेहरे को उजागर करें। लेकिन एक नेता का नाम लिया, 2 बातें कहीं, फिर आप भाग गए, दूसरे पे आ गए, तीसरे पे आ गए, और सारे नेता बीजेपी के हैं। तो एक सवाल उठने लगा है कि दरअसल क्या ये जो प्रशांत किशोर हैं वो बीजेपी के नेताओं पर अटैक करके ये अपने ऊपर लगे हुए तमगे को खारिज करना चाहते हैं, आरोप को खारिज करना चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं, उनको बीजेपी में ही खामियां दिख रही हैं। ये लोग सवाल कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए अंकित कह रहा था कि अगर आप दिलीप जायसवाल पर लगे आरोपों को पुख्ता तौर पर साबित करते हैं और उन 50 लोगों के नाम को उजागर करते हैं जो अलग अलग पार्टियों से, तो लोगों को भरोसा होगा कि आप जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे, आपने जो कहा उसमें दम। अब ऐसे आपने 2 मुद्दे उठाए और फिर अभी तीसरी किस्त की चर्चा होती है, उसका लोगों को इंतजार है, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लोगों का नाम जानना चाहते हैं, कौन ब्यूरोक्रेट हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे, कौन ऐसे नेता हैं, आरजेडी के कौन नेता हैं हम जानना चाहते हैं, कांग्रेस के कौन नेता हैं जानना चाहते हैं, जेडीयू में कौन थे हम जानना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर अगर उन मुद्दों को छोड़ करके अब सम्राट चौधरी
पर क्या सामने लाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। मंगल पांडे का क्या उजागर करते हैं ये दिलचस्प होगा। पर एक चर्चा जरूर चल रही है कि बीजेपी को स्पेसिफिकली टारगेट करके और उनके नेताओं के खिलाफ अगर ये सिर्फ बातें बाहर ला रहे हैं तो क्या ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी हमेशा कहती है कि यह बीजेपी की बी टीम है, तो कहीं इस आरोप को खारिज करने के लिए तो नहीं प्रशांत किशोर बीजेपी के नेताओं पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसी भी आरोप का, किसी भी लॉजिक का काउंटर लॉजिक भी होता है। लोग कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि उनके आरोपों की पुष्टि कौन करेगा। हाँ। उसमें कितना दम है, और दम है तो क्या उन आरोपों को जनता के बीच रखेंगे। चुनाव है, आरोपों की झड़ी लगेगी, लोग एक दूसरे को बहुत कुछ कहेंगे। आपने देखा सम्राट चौधरी ने तो यहां तक कह दिया तेजस्वी यादव को बाप पे आ गए, जबकि वो अमर्यादित भाषा थी, लेकिन उन्होंने वो इस तरीके से आ गए। अब अंदर खाने जब आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद सम्राट भी ये कोशिश करने में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव से, लालू यादव से वही भिड़ सकते हैं। दरअसल नित्यानंद राय जब अध्यक्ष बने थे तो कहा यह जाता है कि नित्यानंद राय उस तरीके से अटैक नहीं कर पाते थे, इसलिए नित्यानंद राय हेड ऑन नहीं ले पाए, ऐसा बहुत लोग कहते हैं पार्टी के भीतर। और सम्राट शायद उसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो जबरदस्त करारा जवाब दे रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को हेड ऑन ले रहे हैं। आप हेड ऑन लीजिए, मुद्दे पर टारगेट करिए, लेकिन जैसे ही आप अमर्यादित होते हैं तो बहुत सारी जनता को यह बात पसंद नहीं आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि मैं जो कहूं पसंद आती है या नहीं आती है, चर्चा तो होती है। अब चुनाव परिणाम आपके पक्ष में आएगा तो लोग मानेंगे जनता को चर्चे पसंद पे है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रशांत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस तरीके से एक बात चली कि राहुल गांधी के बारे में कैंपेन, सोशल मीडिया, आईटी टीम, ये सब लगातार कई तरीके की बातें करते थे, मीम बनाते थे छवि बिगाड़ने के लिए। प्रशांत किशोर का एक टेक्निक ये भी दिखता है, प्रशांत किशोर जब खुलेआम डायरेक्ट टारगेट करते हैं कि 9वीं फेल हैं तेजस्वी यादव कई जगहों पर, और नीतीश कुमार को मानसिक मतलब कि बीमार घोषित करने की कोशिश करते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को व्यक्तिगत टारगेट करते हैं। क्या ये छवि, जो बड़े नेता हैं बिहार के, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये? देखिए, छवि बिगाड़ने की कोशिश भले ही करें पर उसमें दम भी तो होना चाहिए, तथ्यात्मक बातें भी तो होनी चाहिए। अभी तक उन्होंने दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो किया है उसमें दम तो दिखाई पड़ता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी तो कोर्ट है। कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होगा कि आखिरकार वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है। जहां तक सवाल है, जनता की अदालत में भी जा रहे हैं, चुनाव आना है, चुनाव में दिलीप जायसवाल को कितना नुकसान पहुंचता है, उस आरोप की वजह से पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाता है, इसका भी आकलन किया जाएगा। पर एक चीज जो अभी से दिखाई पड़ रहा है कि दिलीप जायसवाल का रंग उन्होंने उतार दिया, ये बात मैं कह सकता हूं। तो पार्टी के भीतर भी दबी जुबान में लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर और कितना डैमेज करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कई बार आप नैरेटिव गढ़ते हैं, बाद में वो गलत साबित हो जाता है, लेकिन मोमेंटरली आप बड़ा नुकसान कर जाते हैं। आप याद करिए, अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत कुछ कह दिया था नितिन गडकरी के खिलाफ, मामला कोर्ट में पहुंचा, उसके बाद उनको माफी मांगनी पड़ी। आप याद करिए, दिवंगत नेता अरुण जेटली के खिलाफ भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी, लेकिन उस समय तो नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए थे। यही सवाल अब उठ रहा है कि प्रशांत जो बात कह रहे हैं वो किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। दिलीप जायसवाल को पहुंचाता हुआ दिख रहा है, पर क्या अगर लगातार बीजेपी के नेताओं को वो टारगेट करते रहेंगे तो क्या ये नुकसान सम्राट चौधरी को भी करेगा, क्या ये नुकसान मंगल पांडे को भी करेगा? इसकी चर्चा बहुत जोरों से हो रही है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि तीसरी किस्त कब लाएंगे। तीसरी किस्त सबसे बड़ी किस्त होगी, जो वो कहते थे कि मैं किस्तों में चीजों को लाऊंगा, और जब वो तीसरी किस्त लाएंगे तो लोगों को पता चल पाएगा कि दिलीप जायसवाल ने क्रॉस द पार्टी लाइंस कितने लोगों को मदद की। अब सम्राट को अटैक करने की बात कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने एक लोकल चैनल के कॉन्क्लेव में कहा कि भाई
उनका नाम अमुक था, वो 7वीं फेल हुए थे, उसके बाद वो बहुत कुछ बोल नहीं पाए। एक सवाल तो मिस हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या बोलते हैं। 7वीं फेल या 8वीं पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है राजनीति में। हाँ, बिल्कुल। आपको याद होगा राबड़ी देवी तो विधानसभा में बोल भी नहीं पाती और थी क्या? और उनके बदले जवाब रघुनाथ झा देते थे। ये भी हमने देखा और बिहार में ही देखा। तो सम्राट तो पढ़े लिखे हैं, बोलना जानते हैं। ऐसे में सवाल उठता क्या उनके खिलाफ कोई इस तरह का आरोप है, फ्रॉड का आरोप है, चीटिंग का आरोप है, घोटाले का आरोप है? कितना दम है उस आरोप में? और प्रशांत की बातें क्या लोगों में घर कर सकेगी? क्या मंगल पांडे के खिलाफ लोगों में जो बात करेंगे वो लोगों में विश्वास पा सकेगा? ये सारी बातें चर्चा में हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज के सर्वोपरि नेता क्या कुछ बोलते हैं और उनकी बातों का इफेक्ट लोगों के बीच में क्या होता है। बिल्कुल, ये देखना होगा। और एक सवाल अब इसके अलावा बाद तीसरा सवाल एक छूट रहा था, मैं पूछ लेता हूँ शॉर्ट में, उस पर बता दीजिए थोड़ा सा कि तेज प्रताप यादव तैयारी कर रहे हैं, पीली टोपी पहन के घूम रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आरजेडी को? तेजस्वी यादव के ऊपर एक चेहरा में पर एक गुस्सा भी दिखता है कहीं न कहीं। देखिए अंकित, मुझे नहीं लगता है बहुत कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे आरजेडी को तेज प्रताप। एक आधा सीट पर वो जीत जाएं, हो सकता है लालू प्रसाद की मशीनरी लग जाए उनको जिताने में, ये दिखा दे कि भाई मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां का लोकल लीडरशिप तेज प्रताप को जिताने में लग जाए, मैं ये मान सकता हूं। देखिए पिछले कुछ सालों में लालू प्रसाद ने जो प्रयास किया है कि अपने छोटे सुपुत्र तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर वो स्थापित करें, और इस प्रयास में लालू प्रसाद यादव बहुत हद तक सफल हुए, इस बात को आप जान लीजिए। अब जो पार्टी में लोग बात करते हैं वो कहते हैं कि अब दिन तेजस्वी यादव का है। लालू प्रसाद गाइडिंग भूमिका में, वो गाइड करते हैं, वो फैसले लेते हैं, तेजस्वी मानते हैं। लेकिन अगर लालू प्रसाद के बाद पार्टी पे गिरफ्त पूरी तरह से किसी का मजबूत है तो वो तेजस्वी यादव है, ना मीसा भारती हैं, ना तेज प्रताप यादव है। और ये मैसेज उनके वोटर्स के बीच में भी जा चुका है। इसलिए मैं आपसे अंकित ये कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं, ठीक है, हम मीडिया वालों के लिए या लोगों में चर्चा करने के लिए तेज प्रताप का एक वैल्यू है। तेज प्रताप हमेशा मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं, उनकी हरकतों की वजह से, उनके एक्शन के वजह से, उनके अपने पर्सनल लाइफ की वजह से तेज प्रताप चर्चा में रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के संगठन पर किसकी पकड़ है? तो तेजस्वी यादव की पकड़ है। पार्टी के नेताओं पर किसकी पकड़ है? तो तेजस्वी यादव की पकड़ है। पार्टी के मतदाताओं पर किसकी पकड़ है? तो तेजस्वी यादव की पकड़ है। वहां पर आप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच में तुलना भी नहीं कर सकते, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए आरजेडी के वोटर्स एक जगह हो सकता है कि तेज प्रताप को वोट कर दें, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा ऐसा मुझे कतई नहीं दिखता। चुनाव में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो फिलहाल जो बिहार की राजनीति है वो इन तीन विषयों पर घूमती दिख रही है और काफी तेजी से, काफी ज्यादा चर्चा है इस बात का, मुकेश सहनी क्या कमाल करेंगे, क्या बड़ा करने जा रहे हैं, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। और इसके साथ ही निगाह है सम्राट चौधरी और मंगल पांडे पर, जिस तरीके से आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, और प्रशांत किशोर की तीसरी किस्त में क्या होगा, किस तरीके के आरोप लगाएंगे और इन तमाम आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है, दम कितना इन सब में, इन सब पर भी निगाहें हैं। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ, देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।